हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मराठा का एक्सपेंशन कैसे हुआ शिवाजी के देहांत के बाद। आफ्टर शिवाजी मराठा इसका क्या स्टेटस था, कैसे क्या करा, कैसे इन लोगों ने अपने आप को एक्सटेंड करा। सो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियाज एंड बियॉन्ड, और उसका चैप्टर 3। आज का जो टॉपिक है चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसा था। एक तरह से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। शिवाजी ने जो बनाया था वो अपने किंगडम में एक सेंट्रलाइज्ड किंगडम ही बनाया था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। उन्होंने हेरिडिटरी पोस्ट जो होते थे सुल्तान्स के टाइम में या मुगल्स के टाइम में, जो ख़ानदानी पोस्ट जिसको आप कहते थे कि इनका एक पोस्ट अगर ख़त्म होती है, अगर वो मर जाते हैं या वो उनकी पोस्ट हटती है तो उनके बेटे को वो पोस्ट दी जाएगी, फिर उनके बेटे को वो पोस्ट दी जाएगी। तो ये वाला हेरिडिटरी पोस्ट जो थे, जितने भी पोस्ट्स थे, उनको ख़त्म किया था शिवाजी ने। लैंड असाइनमेंट एंड पेड अ सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, ठीक है। लैंड असाइनमेंट्स और सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी से, ये स्टेट के जो ट्रेजरी होता था वहाँ से ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते थे उनको सैलरी वगैरह या लैंड असाइनमेंट्स ये देते थे, ठीक है। और इनके टाइम में मतलब ट्रांसफ़र भी होता था, जो भी ऑफिशियल्स थे उनके टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र्स होता था। इससे एक फ़ायदा होता था कि डिक्टेट करने का चांसेस कम हो जाता था। जो भी ऑफिसर्स थे वो एक जगह नहीं रहते थे तो उनको अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बनाने में दिक्कत आती थी, ठीक है। शिवाजी पेंशन्स भी देते थे जो सोल्जर्स थे उनकी विधवाओं को जो बैटल में मारे गए, या मिलिट्री पोस्ट भी दिया जाता था उनके बेटों को जो युद्ध में मारे गए हैं सिपाही सोल्जर्स उनको। अपने सोल्जर्स उनके फैमिली के लिए उनका एक केयर ये दिखता था शिवाजी का, ठीक है। शिवाजी के टाइम का देख लीजिए, एक गोल्ड एंड कॉपर का कॉइन है जो उनके नाम पर मिंट हुआ था, मतलब बनाया गया था, जिसमें श्री शिवाजी लिखा हुआ है जो भी है, और यहाँ छत्रपति लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अपने शिवाजी ने एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा डेप्थ में और पढ़ते हैं। जैसे शिवाजी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू किया था अपने ऑफिशियल्स को कि कोई मिसट्रीट द सब्जेक्ट्स और द फोर्सफुली ग्रैबिंग द लैंड ब्लेड ऑफ ग्रास फ्रॉम देम, मतलब कुछ भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको ऑफिशियल्स को, ये सख्त निर्देश थी। जैसे कि अगर बड़े पेड़ से अगर टीक जो है उसकी ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है नेवी के लिए, तो एक सिक्योर परमिशन आपको लेनी पड़ेगी पेड़ को काटने के लिए फॉरेस्ट से, और तभी आपको प्रोसीड करना है। अगर ट्रीज़ जैसे आम का हो गया या कटहल, जैक फ्रूट मतलब कटहल होता है, उसका हो गया, तो उनको आपको टच नहीं करना है। इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस अपने ऑफिसर्स को उन्होंने दे रखा था, ठीक है। शिवाजी ने एक काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स बनाया था, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा था अष्टप्रधान मंडल, ठीक है, अष्टप्रधान। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इनके एडमिनिस्ट्रेशन का, जिससे हर तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके बोर्ड के भी सिलेबस में पूछेगा, आपके स्कूल कॉलेजेस में भी पूछेगा, आपके एकेडमिक्स में भी काम आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये वन ऑफ द हॉट पॉइंट्स है, जहाँ से पीसीएस हो गई या सिविल सर्विसेज हो गई या किसी भी तरीके का जीएस जिसमें पूछा जाता है उसमें ये क्वेश्चन उठ करके आती है, ठीक है, यहाँ से। तो आपको ये देखना है कि छत्रपति का जो अष्टप्रधान थे वो कौन कौन थे। तो छत्रपति खुद अपना पहले बीच में है, जो आप फिगर देख रहे हो 3.14, उसमें आपको दिखेगा कि छत्रपति सोवरेन किंग थे, ठीक है। अब उनके अष्टप्रधान में आमत्या थे। आमत्या किसको बोला जाता था, जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर प्रधान होते थे जिनको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा था। सचिव लैंड रिवेन्यू मिनिस्टर होते थे। न्यायाधीश चीफ जस्टिस होते थे। पंडित राव हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। सेनापति कमांडर इन चीफ। सुमंत मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स। मंत्री मतलब इंटेलिजेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये थे अष्टप्रधान शिवाजी के। द मराठास ऑफन लेवाइड टैक्सेस कॉल्ड चौथ।
चौथ नाम का और सरदेशमुखी नाम का टैक्सेस मराठास लेते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। जो चौथ था वो 25% था और सरदेशमुखी जो था वो 10% था चौथ के ऊपर से, जो भी एडिशन 10% टू चौथ, चौथ जो मिलता था उस पर 10% था। फ्रॉम द प्रोविंसेस दैट वर नॉट डायरेक्टली अंडर देम इंक्लूडिंग प्लेसेस इन द डेक्कन एंड नॉर्थ, जो डेक्कन और नॉर्थ में होता था उसके लिए सरदेशमुखी आई थिंक ये लोग लगाते थे, ठीक है। इसके एवज में क्या देते थे मराठास? मराठा उन प्रोविंसेस को प्रोटेक्ट करते थे, उसमें इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरवेंशन नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ तक कि ये जो दो मुगल्स भी इस अरेंजमेंट को अप्रूव करते थे। वेरियस ट्रीटीज ओवर टाइम टू टाइम उन्होंने मराठास के साथ साइन करी थी, ये वाले ट्रीटीज के लिए, चौथ एंड सरदेशमुखी, भाई तुम हमारे में एंट्री नहीं करोगे, तुम इतना टैक्स मिलेगा, तुम चुपचाप रहोगे, तुम कुछ भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हम कैसे रूल करेंगे नहीं करेंगे उसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक डोंट मिस आउट भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। In the 18th century, the Marathas often adopted the Mughal style of coinage owing to its popularity, but added their own cultural symbols to it. For instance, this rare Marathas coin known as Ganapati पंत प्रधान रुपीस। अच्छा, मराठास का एक कॉइन था, अपना कल्चर भी उन्होंने डिफरेंट डेवलप किया अपने, तो उसके हिसाब से अपना कॉइन भी इन लोगों ने डेवलप किया अकॉर्डिंग टू पॉपुलैरिटी। तो उसका कॉइन का एक नाम था गणपति पंत प्रधान रुपी, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इसको छापा गया था, मिंट किया गया था भाई पटवर्धन्स, जनरल्स जो होते थे पेशवास के अंदर में, उनके द्वारा 2 स्क्रिप्ट्स इसमें यूज़ की गई थी, लिखने का जो स्क्रिप्ट्स था, देवनागरी और पर्शियन, ठीक है। वन साइड इज एन इन्वोकेशन टू गणपति, जैसे गणेश, एक साइड गणेश जी की फिगर होती थी, और दूसरे प्लेस पे पेशवा लॉयल्टी डिक्लेयर्स लॉयल्टी टू द पेशवा टू द पंत प्रधान इन मराठीज, ठीक है। ये था कॉइन। अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब तक हमने तो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका, अब पढ़ते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो देखो मराठा ने अपने आर्म फोर्सेस को 3 भाग में डिवाइड करा था, इन्फेंट्री, कावलरी और नेवी। इन्फेंट्री हो जाते थे पैदल वाले जो बिना कोई सवारी के सोल्जर्स जो होते थे। कावलरी तो होते हैं जो घुड़सवार होते हैं, घुड़सवार जो होते थे, घुड़सवार वाले आर्मी के योद्धा जो होते थे वो हो गए। और नेवी तो आपको पता ही है कि जो समुद्र में या पानी में युद्ध करते हैं, ठीक है। द कावलरी मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोल्जर्स। कावलरी भी 2 तरीके की होती थी, एक तो बर्गीड्स जो हॉर्सेज और इक्विपमेंट्स जिनके हॉर्सेज, जिनके घोड़े और इक्विपमेंट्स लड़ाई के लिए स्टेट द्वारा दिया जाता था, तो वो तो थे बर्गीड्स। दूसरे होते थे शिलादार्स, जिनके घोड़े और इक्विपमेंट पेड फॉर बाय द सोल्जर्स देमसेल्फ, वो खुद ही अपना घोड़े और इक्विपमेंट का इंतज़ाम करते थे, उनको शिलेदार्स बोलते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको थोड़ा माइंड में रखना, कभी भी पूछ सकते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये पूछ लेते हैं, ठीक है। सो इन द 18th century the Marathas also noticed the superiority of European style disciplined troops and artillery and they tried to raise and recruit such troops, ठीक है। यूरोपियन स्टाइल का भी डिसिप्लिन ट्रूप्स इन्होंने और आर्टिलरीज को इन्वॉल्व किया अपने अंडर। महाजी सिंजे जो थे उनका सबसे बड़ा योगदान था, तो वो लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी को उन्होंने क्रिएट करा था मराठास में, ठीक है। स्वॉर्ड्स एंड लैंसेज वर द प्रेफर्ड वेपन्स फॉर द मराठास, मतलब तलवार और लैंसेज उनका सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला था। जो फिगर 3.16 में आप देख सकते हैं स्वॉर्ड्स, वो जो वेपन्स मराठास द्वारा यूज़ होता था, ठीक है। हाउ दे ऑल्सो यूज गन्स, साइजेबल नंबर्स गन्स, रॉकेट्स वर ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। शिवाजी हिमसेल्फ उन्होंने खुद ने ही 1770 में मेटल ट्यूब रॉकेट्स यूज़ किया था, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें वो युद्ध में यूज़ करते थे। शिवाजी कंट्रोल्ड एंड बिल्ट अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड दे वर एसेंशियल टू स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स एंड शेल्टर्स द आर्मी व्हेन एंगेजिंग इन द गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। तो बहुत सारा शिवाजी ने फोर्ट्स वगैरह कंट्रोल किया, कब्जा किया, स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट थे अपने आर्मी को वहाँ पे रखते थे, उनका रास्ता वहाँ से गुजरता था या काफिला वहाँ से गुजरता था, या उनको वहाँ पे रखने के लिए जिसके थ्रू वो गुरिल्ला वॉरफेयर कर पाते थे, ठीक है। रामचंद्र पंत अमात्यास, द फाइनेंस मिनिस्टर जो शिवाजी के थे, उनका नाम था उनका नाम था रामचंद्र पंत। इन हिज वर्क अदन्य पात्र द रॉयल एडिक्ट एक्सप्लेन्स, उन्होंने एक्सप्लेन करा है, उनका लिखा हुआ एक अमात्य थे रामचंद्र पंत, शिवाजी के अमात्य, जो फाइनेंस मिनिस्टर को बोला जाता था अमात्य, उन्होंने एक लिखा था
अदन्या पात्र उसमें उन्होंने लिखा था कि फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट। जो फोर्ट्स थे, जो किले थे, वो स्टेट का सबसे मेजर मतलब पॉइंट था, कोर था। इन देयर एब्सेंस द लैंड गेट्स डिवास्टेड इन द फेस ऑफ इन्वेजन, देयरफॉर ऑल द फॉर्मर किंग्स सिक्योर द कंट्री बाय बिल्डिंग फोर्ट्स। ठीक है, तो वही चीज़ें उन्होंने कुछ लिखी थी, वो चीज़ें आपको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैरिटाइम सुप्रीमेसी। अब हम आर्मी हमने देख लिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया। अब मैरिटाइम लेवल पे मतलब समुद्री लेवल पे या रिवर लेवल पे हमारा कितना स्ट्रांग था, सुप्रीमेसी था मराठास का आर्मी, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, शिवाजी ने एक नेवी क्रिएट किया था वेस्ट कोस्ट पे 18वीं शताब्दी में। कान्हू जी आंग्रे गाइडेड द मराठास टू विक्ट्री इन मेनी नेवल बोट्स। कान्हू जी आंग्रे जो थे वो मराठास के 18वीं शताब्दी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने निभाया था। बहुत सारे नेवी बैटल्स उन्होंने जीते थे मराठास की तरफ से। ठीक है, थैंक्स टू अ क्लेवर यूज ऑफ जियोग्राफी एंड बैटल टैक्टिक्स डिस्पाइट द मराठा शिप्स नॉट बीइंग एन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एज द यूरोपियंस। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा रोल रहा था जो जियोग्राफी और बैटल का जो टैक्टिक्स था मराठास के द्वारा, कान्हो जी आंग्रे द्वारा, और जो भी मराठास नेवी के मैरिटाइम के जो लीडर्स थे, आर्मी थी, उनको वो बहुत ही तरीके से उसको यूज़ करते थे, क्लेवरली मतलब चालाकी से यूज़ करते थे जियोग्राफियन टैक्टिक्स जो था युद्ध का। जबकि मराठास का जो शिप हुआ करता था वो टेक्नोलॉजिकली यूरोपियन से बहुत ही कमज़ोर माना जाता था। टेक्नोलॉजिकली यूरोपियंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे इस मामले में। ठीक है, एट द टाइम द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया वॉज देयर नेवी। ठीक है, यूरोपियंस का सबसे मेन स्ट्रेंथ ही था उस टाइम पे इंडिया में नेवीज़। दे फोर्स्ड इंडियन टू परचेज देयर नेवल ट्रेड पासेज एट अ प्राइस, एनी शिप विदाउट अ पास वॉज कॉन्फिस्टिकेटेड। तो इस तरह का काम वो करते थे, जैसे मतलब इंडियंस जितने भी थे उनको बोलते थे कि नेवल ट्रेड पास आपको खरीदना ही पड़ेगा अगर बिजनेस करना है, तो इस तरह का फोर्सफुली करते थे वो, और अगर नहीं करते थे तो आपका शिप को वो समुद्र में मार करके गिरा देते थे। तो इतने स्ट्रांग थे यूरोपियंस का आर्मी, नेवल आर्मी। ठीक है, सो द मराठा चैलेंज दिस प्रैक्टिस एंड स्टार्टेड डिमांडिंग पासेस फ्रॉम द यूरोपियंस देमसेल्व्स। मराठास ने इस प्रैक्टिस को चैलेंज ही कर दिया कि भाई, और उल्टा ही इन्होंने ये कर दिया कि भाई तुम अब हमें दोगे अपनी शिप्स को पास कराने के लिए। इससे फ्रस्ट्रेट होकर के यूरोपियन ने कान्हू जी आंग्रे को पायरेट का दर्जा दे दिया कि ये एक पायरेट है जो समुद्र में हमसे वसूली करता है। ठीक है, ये एक शिप का उस टाइम फिगर बनाया हुआ है अर्नेस्ट रॉबिन्सन द्वारा। ठीक है, सो डोंट मिस आउट में देखते हैं क्या है कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ चलो एक लाइन पढ़ लेते हैं। इन 1665 4 शिप्स फ्रॉम शिवाजी फ्लीट रिच्ड मस्कट द कैपिटल ऑफ ओमान। मतलब 1665 में भी उस टाइम पे बताओ शिवाजी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी शिप्स को भेजा करते थे, तो मस्कट में गई थी जो ओमान का कैपिटल है। द रूलर देयर कैप्चर्ड देम एंड अरेस्टेड द मैन अबोर्ड। He also prepared a few ships to attack Shivaji's coastal possessions, but on hearing that Shivaji's navy contained more than 100 ships, he retreated inside the harbor with his ships. ठीक है, उस टाइम पे जो रूलर थे उन्होंने उन 4 शिप्स को कब्जा कर लिया, शिवाजी के ओमान का जो रूलर था, और उसने सोचा कि अब शिवाजी के कोस्ट पर हमला करेंगे, कोस्टल शिप्स जो कोस्टल पोजीशन था उस पर हमला करेंगे। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि शिवाजी के पास 100 से ज़्यादा नेवल शिप्स है, उसने बैक ट्रैक कर लिया और वापस लौट गया अपने हार्बर में। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है जुडिशियल सिस्टम। तो थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम पढ़ लेते हैं। सिविक हमने पढ़ लिया, मिलिट्री हमने पढ़ लिया, मैरिटाइम हमने पढ़ लिया। अब जुडिशियल थोड़ा पढ़ लेते हैं। जुडिशियल में क्या था इनका? द मराठास एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम इनका था। कैपिटल पनिशमेंट्स फॉर इट्स मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट, द डेथ पेनल्टी वो कम देते थे। ठीक है, सो द पंचायत, नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द करंट डे पंचायत, आज के पंचायत से नहीं, लेकिन एक पंचायत सिस्टम उनका होता था जो लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल्स एंड प्रोमिनेंट मैन एंड द मेन बॉडी दैट डिलीवर्ड द जस्टिस। एक पंचायत टाइप का सिस्टम वहाँ बनता था जिसमें लोकल ऑफिसर्स या उस एरिया के जो प्रोमिनेंट लोग होते थे या मेन बॉडी जो थी वो डिलीवर करती थी जस्टिस। तो एक तरीके का वो पंचायत सिस्टम वहाँ था। एन अपील कुड बी मेड टू अ मराठा चीफ इन केस ऑफ एन आंसर। अगर उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उनके जजमेंट से, वो पंचायत वाली जजमेंट से, तो आप मराठा चीफ को भी अपील कर सकते हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है, इन वेरियस प्रोमिनेंट टाउन सच एज पुणे, इंदौर, इटीसी द कोतवाल और द पुलिस वाज आल्सो डिप्लॉयड टू इंश्योर लॉज एंड ऑर्डर विद इन द सिटी। कोतवाल और पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट होता था। बहुत सारे प्रोमिनेंट टाउन्स जो थे, पुणे, इंदौर, इस टाइप के जो शहर थे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोतवाल और पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया जाता था। ठीक है, अब ट्रेड नेटवर्क्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ट्रेड नेटवर्क्स क्या था इनका?
सो मेनली आप ये देख सकते हैं कि इनका जो ट्रेड नेटवर्क्स था वो अपने ऑफिशियल्स को शिप्स के साथ रेगुलरली भेजते थे। कहाँ पे? तो मोचा यमन में, मस्कट ओमान में एंड मलक्का इन मलेशिया। तो इन सब जगहों पर ज़्यादा ये अपना एक्टिविटी इनका हुआ करता था। मैरीटाइम में फॉरेन ट्रेड ज़्यादा इन सब जगहों पे करते थे। और उसमें क्या होता था मेनली? गोल्ड, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी। मराठास ने रोड भी कंस्ट्रक्ट करा था और मेंटेन करा था बहुत सारा इन प्लेसेस सच एज उड़ीसा इन 18th नेटवर्क ऑफ फेरीज वन मेंटेन। उड़ीसा में उन्होंने 18वीं शताब्दी में एक फेरीज का पूरा नेटवर्क फॉर रिवराइन ट्रांसपोर्ट्स, मतलब नदियों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार किया था। ब्रिजेस बनाए गए थे रिवर्स पे, स्मॉल स्ट्रीम्स पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। तो हमने मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल्चरल रिवाइवल, मतलब मराठास ने कल्चरल डेवलपमेंट कैसे किया, कल्चर को अपने कैसे रिवाइव करा, इंडियन कल्चर को उस टाइम पे इंडिया में क्या कल्चरल चीज़ें थी उसको कैसे डेवलप करा, कैसे रिवाइव करा। सो ठीक है। सो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।